हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो लगातार नेट क्वालिफाई कर रहे होते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर रहा होता। इवन अगर आप रिजल्ट देखोगे, सभी का रिजल्ट आप देखोगे, सारे सब्जेक्ट्स उठा के देखोगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। बार बार नेट हो रहा है, लेकिन जो आखिरी मंजिल है जेआरएफ, जिसके बाद आपको फेलोशिप मिलेगी एंड आपका जो फ्यूचर है वो सेट हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर पाएंगे, वो नहीं हो पा रहा है। उसके रीजंस है, हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ अंशिका मैम मौजूद हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पेपर 1 का एंड पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का भी। वो भी आपको बता रही होंगी क्या आप मिस्टेक कर रहे हो जो बार बार नेट हो रहा है एंड जेआरएफ नहीं हो रहा है। मैम, क्या आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम? सो हेलो एवरीबडी, वेरी वेलकम। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम एक एस्पिरेंट मोड में रहते हैं, मतलब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो एक प्री अज्यूम्ड कंसेप्शन होता है कि हमारे पास में कोई टाइम लिमिट नहीं है और हम तो तैयारी करते आ रहे हैं। हमारा जब तक जेआरएफ नहीं हो पाएगा तब तक हम करते आएंगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एवरीबडी ऑलवेज टेल्स यू कि पढ़ो, बट व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है ये तो पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। आपको अपना कट ऑफ क्लियर करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और वहाँ पर आप ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल का एग्जाम है। आप सभी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितने बच्चों के साथ आप अपने सब्जेक्ट में compete कर रहे हो। तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और क्या आप अलग कर रहे हो बाकी लोगों से, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारे बच्चे तो ये भी नहीं जानते हैं दैट क्या नए क्वेश्चंस आने लगे हैं, क्या नया बदलाव आया है पेपर 1 में या पेपर 2 में। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पेपर 1 को निगलेक्ट करके चलते हैं। तो देयर आर वेरिएड फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपका बार बार नेट होने में, लेकिन जेआरएफ नहीं होने में। सो पॉइंट बाय पॉइंट मैं और अश्वनी सर आप लोगों के लिए जॉट डाउन करेंगे सारे रीजंस, और आपको सिर्फ यहाँ पर रीजंस ही नहीं बताएंगे, आप कैसे उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप उस गलतियों को सुधार कर सकते हैं और जेआरएफ की तरफ जा सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर आपको इस सेशन के अंदर क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले रीजंस की तरफ ही चलते हैं। तो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं मास्टर्स के अंदर होते हैं, मास्टर्स क्वालिफाई करके आते हैं, कोई एग्जाम स्ट्रैटेजी और प्लान होता ही नहीं है। मतलब आपको जो प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, स्टडी प्लान जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, जो 4 से 5 महीने का होता है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, 1 या 2 महीने पहले उठ रहे होते हैं और रैंडमली तुक्का मार के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स। मैं सभी को नहीं बोल रहा। तो एक बहुत ही खराब अप्रोच है ये। अगर आपको इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना है, इवन चाहे बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, कोई भी एग्जामिनेशन, क्लरिकल एग्जामिनेशन, अगर आपके पास स्टडी प्लान नहीं है, वहां पे आप फोकस्ड नहीं हो, कोई गोल नहीं है आपके सामने, आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। मैम, यस अब एक चीज़ है कि हमारे पास में पहले से कोई गोल ही सेट नहीं है। हम मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है नेट भी हो जाएगा, यूपीएससी ग्रेड भी क्वालिफाई कर लेंगे, ये भी क्वालिफाई कर लेंगे, वो भी क्वालिफाई कर लेंगे। 75 एग्जामिनेशन दे रहे हैं और एक भी एग्जाम के लिए मोटिवेशन नहीं है। आप पहले अपना गोल, अपना एम, अपना एम्बिशन क्लियर रखो अपने दिमाग में कि आपको क्या चाहिए इस एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शायद पीएचडी नहीं करना चाहते, तो उनके लिए जेआरएफ गोल नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने एग्जाम्स वगैरह दे सकें। तो अगर आपका गोल, आपका एंड गोल, आपका एम्बिशन क्लियर नहीं है, तो आपके पास में सबसे पहले तो टाइम टेबल नहीं होगा, आप पढ़ने में मोटिवेटेड नहीं फील करोगे। क्यों करना है ये, हमें क्यों करना है ये नहीं पता, रैट रेस में चले जा रहे हैं। तो ये सेट अपना दिमाग अपना ये क्लियर रखो कि आपको ये एग्जामिनेशन देना है, क्यों देना है, क्वालिफाई करने के लिए देना है। जब आप ये अपने दिमाग में रख करके चलोगे तो आप ऑलरेडी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहोगे, आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, लेजीनेस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं इस कैटेगरी के अंदर। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और इसी आज नहीं कल में आपका अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट मिस होता चला जा रहा है। आप सोच रहे हो कि दिसंबर के अंदर नहीं तो चलिए जून में निकाल लेंगे, हो तो रहा है एग्जामिनेशन, साल में 2 बार हो रहा है, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही तो है। एक सीरियसनेस आपके अंदर नहीं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगेन आप अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट लूज करते जाते हो, आपकी एज बढ़ती चली जाती है, अनटिल आपको रियलाइज होता है अरे ये तो बहुत लेट हो गया, अब तो कहाँ से पीएचडी कर ले, अब जेआरएफ क्वालिफाई भी कर गया, फिर हमें 5 साल पीएचडी के अंदर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे जाके आपको हिट होता है, क्या काश ये एग्जामिनेशन मेरा पहले क्वालिफाई हो गया होता। तो लेजीनेस एक बहुत बड़ा रीजन, ये साइकिल बाय साइकिल घूमते रहना बहुत बड़ा रीजन आपके फेलियर का।
और सर एक लैक ऑफ कंसिस्टेंस में ना, कंसिस्टेंसी का एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चा होता है ना वो पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करके नहीं चलता। वो ये सोचते हैं कि आज हमने एक हफ्ते तक पूरा लगातार पेपर 2 ही पढ़ लिया, पेपर 1 को हम देख ही नहीं रहे, आखिरी में 1 महीने पहले हमने किताब खोली है पेपर 1 की। भाई देखो पेपर 1 में अगर आप 80+ अभी से टारगेट नहीं कर रहे हो, जो हमने गोल और एम्बिशन की बात करी है, अगर आप पहले से ही 80+ को टारगेट करके नहीं चल रहे हो पेपर 1 के अंदर, आप उस कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ पाओगे। आप अपने सब्जेक्ट के अंदर जो भी कट ऑफ है उसको एनालाइज कर लो 2-3 साल के, आप देख लो कहाँ कट ऑफ जा रही है। अगर आप बैलेंस करके नहीं चलते, अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो, कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, दिस एग्जामिनेशन इज नॉट दैट इजी टू क्रैक। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मुझे लगता है कि वही दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक ब्रिलियंट होता है, एक जो कंसिस्टेंट है। हाँ, वो कंसिस्टेंट वाला ब्रिलियंट को बीट कर देगा, ठीक है। अगर वो True. डिसिप्लिन होकर पढ़ रहा है और रोज मेहनत कर रहा है, रोज उसको पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना है, फिर उसको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट पे लगाना है, True. तो वो उसको बीट कर देगा आसानी से, ठीक है। और यहीं पे जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भी वही आपने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए बोला ना, हाँ कि भाई मुझे तो बहुत अच्छे से आता, मेरा पेपर 2 पे बहुत अच्छा कमांड है, मैं क्यों PYQ सॉल्व करूँ, मैं क्यों MCQs करूँ, ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको अच्छे से कमांड करना होता है थ्रू रिविजन्स। अगर आप रिविजन भी नहीं करोगे, आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो कि भाई मुझे तो सब आता है, डजंट वर्क दैट वे। आपको हमेशा एक स्टूडेंट को हमेशा ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, तभी उसके अंदर वो जानने की या इंक्वायरी माइंडसेट होता है। और जब तक आप इंक्वायरी माइंडसेट नहीं रखोगे ना, आप और चीज़ें नहीं सीख पाओगे। वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए दिमाग में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे जो मास्टर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मुझे लगता है मास्टर्स के अंदर जिन्होंने अच्छा कर लिया बहुत, वो ओवर कॉन्फिडेंट ये हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। उनको फील होता है कि हमें तो पेपर 1 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, या पेपर 2 भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तो मास्टर्स अच्छे से की है, हमने तो डीपली पढ़ा हुआ है बिल्कुल। लेकिन जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हो, वहाँ पे रियलिटी कुछ और है, ठीक है। वहाँ पे इतना सारा एस्पिरेंट्स बैठा हुआ है जो एग्जामिनेशन दे रहा है, उसमें रेस लगी हुई है, और फिर वहाँ पे जो जीतने का आपका अप्रोच होना चाहिए वो जो आपकी मास्टर्स है उससे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 भी आ गया है, एंड जो पेपर 2 आपका है वो डीप के साथ साथ वाइड भी बहुत ज्यादा हो गया है, और वो फैक्चुअल भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। मास्टर्स में आप लिख रहे हो आंसर्स, यहाँ पे लिख ही नहीं रहे हो, यहाँ पे तो आपको टिक करना है, तो वो दिक्कत क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी आता है मैम पॉइंट, आपने इतनी सारी प्रॉब्लम तो बता दी, अब इसका सॉल्यूशन भी बता दीजिए। अब स्टेटमेंट सॉल्यूशन पर चलते हैं। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो अभी तक हमारे साथ बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 8-9 मिनट बैठे हुए हैं, अब सोच रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, हमारे साथ सारी प्रॉब्लम हो रही है, अब हमें सॉल्यूशन बताइए क्या है। तो मैम सॉल्यूशन की तरफ भी चलते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहला है कि आपको अपनी वीकनेस को एनालाइज करना पड़ेगा। वो कैसे एनालाइज करोगे? चाहे आप मॉक टेस्ट देके एनालाइज कीजिए, या अपना सिलेबस उठा लीजिए, ठीक है। अब उस सिलेबस को उठा के मॉक टेस्ट को लगा के आप ये देखिए कि आप किधर लैग कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप देख सकते हैं कि अच्छा इस टॉपिक में मैं लैग कर रहा हूं, पेपर 1 में मुझे ये नहीं आता, मेरे को DI नहीं आता, या मेरे को लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अपने कॉजेज पता चल गए हैं फेलियर के, उसके ऊपर काम तो करना बनता है। अगर फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो तो फिर अगेन आप लेजी हो। देन आ जाता है हमारे पास में वही है क्लियर गोल्स को सेट करना, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रियलिस्टिक रहना, रियलिस्टिक देखो ऐसे रहना है कि आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है जो बार बार रिपीट होकर के आ रही हैं। ऐसी चीज़ें नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हम पढ़े जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी याद किए जा रहे हैं और हमने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया ऐसे क्वेश्चन या ऐसी थ्योरी को समझने में या पढ़ने में जो कि एग्जामिनेशन में आती ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एनालाइज दैट विच क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड फ्रॉम एवरी यूनिट, फ्रॉम पेपर 1 एज वेल एज फ्रॉम पेपर 2। जब आपके पास में वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, क्रक्स निकल जाएगा उन टॉपिक्स का, उन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करो। ऑलरेडी मैंने आज एक सेशन किया था पेपर 1 का, जिसके अंदर मैंने आपको 5 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताए हैं फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ पेपर 1। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप जाकर के वो सेशन भी एज अ रेफरेंस सेशन देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को स्पेशली पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, और कौन से टॉपिक्स को आप थोड़ा बहुत थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या थ्रू क्वेश्चंस भी करके हटा सकते हो। बाकी मैथ और DI आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगा। बहुत सारे बच्चे जो बूस्टर कोर्स में भी हैं, जो हमारे साथ में MCQs प्रैक्टिस करते हैं डेली, वो यही बोलते हैं कि मैम हमें ना बूस्टर कोर्स में आने के बाद ये एनालाइज हुआ कि हमारी वीकनेसेस क्या है और हमारे जो है वो स्ट्रेंथ क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगेन, विच एक्चुअली सम्स अप बोथ द पॉइंट्स हियर। नेक्स्ट पॉइंट मैम, एक स्टडी प्लान होना चाहिए, और ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो नए हैं। मान लीजिए आप नए स्टूडेंट हो और आपको टारगेट करना है जून,
जून 2024 आपको टारगेट करना है, तो आपको एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। 4 से 5 महीने आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें ब्रेक्स भी होंगे, हम ऐसे नहीं कह रहे कि आप पढ़ते रहिए, नहीं, आप संडे ब्रेक ले सकते हैं, मूवी भी जा सकते हैं, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास एक प्लान होगा, ठीक है। वहाँ पे आप सारी चीज़ें, पेपर 1 पेपर 2 रोज़ पढ़ रहे होंगे, एक डिसिप्लिन वे में चल रहे होंगे, फिर ब्रेक्स पे ले रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो इसके लिए आपको 4 से 5 महीना देना पड़ता है अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी से उठना पड़ेगा। अभी कर रहे हैं ना, रेगुलर ब्रेक का मतलब ये भी हो सकता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करो। लाइक आप 25 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद अगेन आप वो 25 मिनट्स पढ़ो। तो वो जो आप ब्रेक लेते हो ना 5 मिनट्स का, वो आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाता है उतनी देर में। तो ये पोमोडोरो टेक्निक इज अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक उन बच्चों के लिए जो लास्ट मिनट में, जैसे कि आपके पास 1.5 महीना है, तो अभी आपको यही टेक्निक यूज करनी चाहिए अपनी तैयारी को करने के और लिए। उस 5 मिनट ब्रेक में इंस्टाग्राम नहीं चलाना होता है, ठीक है। उसमें खाली बैठना होता है, बस कि दिमाग को हम रेस्ट दे रहे हैं, बस इतना ही। और फिर से अगेन पढ़ना होता है 25 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मॉक टेस्ट, पास्ट पेपर्स जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज इग्नोर मत कीजिए। आप रैंडमली एग्जामिनेशन में जाके सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही चले जाएंगे उठ के और जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं होगा। आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको रिविजन करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, इनको नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, पछताओगे। जून 2026 में भी आप ये करते हुए अगर मिले तो फिर देख लो, फिर दिसंबर में भी आप बैठे हुए मिलोगे हमें, दिसंबर 2026 के अंदर। उसके बाद आपको देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगेन एंग्जाइटी बहुत होती है स्टूडेंट्स, हमें पता है, वी हैव बीन देयर डन दैट ऑफ कोर्स। तो आपको उसके लिए देखो आप मेडिटेशन कर सकते हो, मतलब अच्छी चीज़ों को लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड कि हाँ ठीक है हमारी इतनी तैयारी हो रही है। एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए आप कुछ अच्छी म्यूज़िक भी सुन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ताकि हमारा जो है वो मतलब स्ट्रेस के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि हम पढ़ाई ना कर पाए, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ करने का मन नहीं करता। ऑल वी वांट इज टू स्लीप एंड टू अवॉइड दैट थिंग। तो आपको वो नहीं करना, आप हेल्दी हैबिट्स यूज़ कर सकते हो। आप हेल्दी खाना खाओ, जैसे सर ने बोला बीमार भी नहीं पड़ना है, अभी ठंड भी आ चुकी है। सो हेल्दी खाना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, उसके अलावा अच्छी चीज़ों को सुनना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें ना एज एन एस्पिरेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, हार्ड वर्क कीजिए एंड आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इवन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से आते हैं, रेगुलर करते भी नहीं है मास्टर्स, ग्रेजुएशन में मास्टर्स नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको पता होता है कि मुझे नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स क्या करना है। डिसिप्लिन होकर तैयारी करनी है, पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना है, जो आपके मेंटर आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, एंड वो 1 या 2 अटेम्प्ट के अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं विदाउट इवन डूइंग द रेगुलर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। कितनी बड़ी बात है। और आप लोग जो रेगुलर कर रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका अप्रोच ही ठीक नहीं है, जहाँ पे टाइम टेबल नहीं है, स्टडी प्लान नहीं है, और फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए, मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। आप टॉपर स्ट्रैटेजी भी देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर टॉपर स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है। यहाँ पे आप हमें यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, 21 साल की लड़कियों ने क्वालिफाई किया पहले अटेम्प्ट में, मास्टर्स के अंदर होते हुए। कैसे? बस उनको मेंटर की गाइडेंस चाहिए, जो टीचर ने उनको कहा कि आपको ये फॉलो करना है वो उन्होंने किया, चाहे पेपर 1 में वंशिका मैम से फॉलो करने के लिए कहा हो, प्रीति मैम से, या पेपर 2 में जो भी टीचर्स हो उनसे, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है मैम, कोई भी स्टूडेंट्स है जिसको जून 2026 के लिए तैयारी करनी है उसको क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि अभी का जो टाइम है ना वो बेस्ट टाइम है, प्रिपेयर करने मिल ही रहे हैं, तो ये पूरा पावर पैक है आपके लिए जून 2026 का ये जो पूरा बैच है, इसमें फटाफट से एनरोल करिए। इसमें पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी सारी चीजें आपको एक प्लान के अंदर मिल जाएगी। आपको नीचे नंबर दिया हुआ है 08045888812, उस पर कॉल कीजिए एंड आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप उसको जान लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी कोई नए स्टूडेंट हो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।